जय हिंद। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। हम इसके पिछले लेक्चर में गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़े थे बाबू। कौन सा अनुप्रयोग था कि कोई अनंत लंबाई का अगर चालक तार हो और वो आवेशित हो तो उसके कारण किसी बिंदु पे, उससे कुछ दूरी पे किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालने के बारे में हम गॉस के नियम से उसको निकाले थे। ठीक, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। कोई अगर तार है उस पे आवेश फैला हुआ है तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा। तार है, वस्तु है, वस्तु पे आवेश आया है तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा, और विद्युत क्षेत्र बनेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वही हम किए थे कि किसी तार के कारण किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकाले थे। किससे निकाले थे? तो गॉस के नियम का उपयोग किए थे। काहे गॉस के नियम का ही उपयोग किए थे? हमारे पास एक पहले से फार्मूला था, E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। ये भी फार्मूला था हमारे पास, इसका उपयोग हम नहीं किए। हम गॉस के नियम का उपयोग करके इस P बिंदु पे हम क्या निकाले? विद्युत क्षेत्र निकाले। क्यों इसका उपयोग नहीं किए? इसका उपयोग इसलिए नहीं किए कि ये जो फार्मूला है ये केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, बड़े बड़े आवेश के लिए नहीं। जो आवेश बिंदु के समान वस्तु पे हो, मतलब एक बिंदु के समान बहुत छोटा सा वस्तु हो, उस पर आवेश आया हो तो उस आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। लेकिन जब बड़े बड़े वस्तुओं पे अगर आवेश आया हो तो उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम नहीं निकाल पाएंगे इस फार्मूले से। कहाँ से? कि ये फार्मूला जो है कूलाम के नियम से आया था। हालांकि ये भी कूलाम के नियम से ही आता है गॉस का नियम, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए ये कूलाम के नियम से ही ये आया था। कौन सा? ये विद्युत क्षेत्र का फार्मूला। तो ये बस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालता है। और ये गॉस के नियम से अगर हम लगाते हैं तो फ्लक्स वाला फार्मूला लगाते हैं, इस वजह से कितना हूँ बड़े वस्तु पे आवेश हो हम निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो आज हम समझेंगे। ये तो हम तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि किसी चादर के कारण जो आवेशित हो, एक समान रूप से आवेशित हो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम निकालेंगे? ये भी गॉस के नियम से ही निकाला जाएगा। और जैसे हम तार के लिए निकाले थे वैसे ही सेम इसके लिए भी निकालेंगे। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जा करके उसको पहले देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिएगा। देखिए ये चादर है। चादर का मतलब समझते हैं? पेज समझते हैं? कापी उपी का पेज। जैसे मान लीजिए एक कापी है यहाँ पे हमारे पास, एक यहाँ पे हमारे पास कापी है। ठीक, और इस कापी का एक पेज ले लिए, कोई एक पेज ले लिए, मान लीजिए यही पेज ले लिए। ठीक, और ये पेज जो है ये क्या हो गया? चादर हो गया। चादर का मतलब कोई भी फ्लैट सरफेस होना चाहिए, कोई भी एकदम समतल पेज टाइप का होना चाहिए, तो वही चादर हो गया। ये चादर जो है अनंत विस्तार का है। अनंत विस्तार का मतलब बहुत दूरी में फैला हुआ है, बहुत दूरी में फैला हुआ है ये चादर। और इस चादर पे हम आवेश लाए हैं, इस चादर पे आवेश लाए हैं, मतलब इस चादर को आवेशित किए हुए हैं। और ये चादर कैसे आवेशित है? तो एक समान रूप से, मतलब इस चादर पे हर जगह देखा जाएगा तो समान आवेश होगा, हर जगह समान आवेश फैला हुआ है। जैसे थाली वाली में खिचड़ी पसारते हैं ना तो हर जगह एकदम अच्छे से पसर जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वैसे ही इस पे आवेश डाले हैं तो आवेश जो है चादर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, पसर गया है आराम से। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे चादर पे एक समान रूप से आवेश है और ये अनंत विस्तार का है, मतलब बहुत दूर में फैला हुआ है। अब इसके कारण, अब चादर पे आवेश है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही हमको ज्ञात करना है। किस बिंदु पे? मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे P है, इसके इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई यहाँ पे भी बिंदु है, P' मान सकते हैं, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए हम इन बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कैसे? अब यहाँ पे ये चादर जो है ना बाबू, देखिए इस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा पहले हमको मालूम करनी पड़ेगी। काहे से? कि हम जैसे पिछले लेक्चर में किए थे कि पहले हम फ्लक्स निकाले थे, विद्युत फ्लक्स फाई E a cos थीटा से, तो और उसके बाद हम क्या निकाले थे? फाई किससे निकाले थे? गॉस के नियम से, Q/ε0 से। ठीक, इन दोनों का उपयोग करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन ये फार्मूला लगाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? पहले दोनों की दिशा चाहिए होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर की दिशा हमको चाहिए होता है। तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करते हैं।
इस चादर के कारण, इस चादर पे जो आवेश है उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, पहले इसको हम पता करते हैं। जैसे तार में पता किए थे ना, सेम वैसे यहाँ पे भी होगा। देखिए ये चादर जो है धनावेशित है, मान सकते हैं आप, धनावेशित ऋणावेशित कुछ मानेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, दिशा वही होगा। देखिए ये चादर जो है मान लेते हैं धनावेशित है, बस ऋणावेशित रहेगा तो अंदर की तरफ होगा और धनावेशित रहेगा तो बाहर की तरफ, बस दिशा उलट जाएगा, एकदम विपरीत हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है, दिशा में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। ये चादर जो है प्लस आवेश इस पे है। अब इस पे हम पूछ रहे हैं कि ऐसे ये चादर रखा हुआ है, ऐसे समझ रहे हैं ना, ऐसे खड़ा, ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो अगर इसके कारण हम इस बिंदु पे 3D में देखा जाए तो इस बिंदु पे, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे है P बिंदु, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पूछें तो क्या कहेंगे आप, कैसा है? तो बाबू प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर, जैसे कोई आवेश अगर प्लस आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे होती थी, प्लस आवेश से दूर की तरफ, बाहर की तरफ। यहाँ पे भी वही होगा, प्लस आवेश से दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यहाँ बीच के आवेश के कारण। लेकिन है साइड वाला तो ये इधर मार देगा, प्लस वाला इधर दिशा मार देगा, इधर वाला इधर, समझ रहे हैं? इसके कारण इस इतने आवेश के कारण देखा जाए तो इतने आवेश के कारण दिशा इधर है, प्लस से दूर ही तो होता है, तो इतने आवेश के कारण दिशा इधर है, ठीक, प्लस से दूर है, और इधर के आवेश के कारण दिशा जो है इधर है, ई इधर है मान लेते हैं, ठीक, और ये ई इधर है। अब क्या होगा, तीन को विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी हो गई बाबू, 3 हो गई, एक तो सीधा सीधा, एगो तिरछिया के, एगो इधर तिरछिया के। लेकिन जब इसका हम परिणामी निकालेंगे ना तो ये इधर ही आएगा। कैसे आता है तो देखिए, ये ई जो है यहाँ पे भी थीटा कोण बनाता है, यहाँ पे भी थीटा कोण बनाता है। क्यों थीटा कोण बनाता है, क्योंकि यहाँ से जो ये दूरी है और ये दूरी है ये हम बराबर लेते हैं। ये x दूरी पे हम dx लंबाई का काटे हैं कोई सरफेस, तो यहाँ पे भी dx लंबाई का x दूरी पे ही काटेंगे, इस सेंटर से x दूरी पे ही हम dx लंबाई काटेंगे जिसमें कुछ आवेश होगा थोड़ा सा। तो इस थोड़े से आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, इस थोड़े से आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, ये दोनों की दूरी बराबर है, इसलिए ये जो कोण बनाएंगे यहाँ पे ज्यामिति से ये भी दोनों बराबर होंगे। आप ज्यामिति यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये कोण के, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये विद्युत क्षेत्र एक राशि है। किसी भी राशि का 2 घटक होता है, एक क्षैतिज दिशा में घटक, क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समांतर, एक क्षैतिज दिशा में घटक, एगो ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक, एगो खड़ा रहेगा और एगो बेड़िया रहेगा, ऐसे घटक होता है। तो इस वेक्टर का, इस सदिश का घटक करेंगे तो अगर थीटा के समांतर मतलब जिधर कोण है उधर घटक करेंगे क्षैतिज दिशा में तो कॉस के साथ आता है, ई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे पहले से ई वेक्टर की दिशा था बीच के कारण, बीच वाले आवेश के कारण। इधर भी ये जो है ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी और थीटा है तो कॉस थीटा इधर, कॉस थीटा इधर। फिर अगर लंबवत दिशा में इसका घटक करेंगे तो थीटा के विपरीत दिशा में साइन आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसका लंबवत घटक ये होगा, इसका भी आ जाएगा ई साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं, जैसे हम पिछले लेक्चर में बताए थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले आप पिछला लेक्चर जा करके देख के आइए, तभी आपको समझ में आएगा। ई साइन थीटा ऊपर वाला होगा, ठीक। अब है ई साइन थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, लड़ झगड़ के दोनों एक दूसरे को खत्म। बचा कौन सा, तो बस ई कॉस थीटा, दूगो ई कॉस थीटा और एक ही, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस चादर के कारण इस पॉइंट पे बस इस चादर से दूर की तरफ है, लंबवत दिशा में दूर की तरफ है, सब कुछ नहीं है। समझ में आया? तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, चादर से लंबवत बाहर की तरफ, चादर से लंबवत बाहर की तरफ, बस। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दिशा हमको मालूम चल गई। अब हम यहाँ पे गॉस का नियम लगाएंगे और हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हम किए थे, पहले हम क्या करेंगे, एक गासियन पृष्ठ बनाएंगे। गासियन पृष्ठ क्यों बनाते हैं बाबू, गासियन पृष्ठ इसलिए बनाते हैं ताकि आवेश जो है कवर हो जाए। गास का नियम तभी लगाया जा सकता है जब आवेश ढका हुआ हो, पूरा पैक हो, आवेश को पैक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पार्शियली पैक किया जाता है, आवेश को पार्शियली पैक किया जाता है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करना होता है हमको।
यहाँ पे अगर हम ले लेते चौकोर, थोड़ा घनाभ ले लेते और इसको पैक करते तो ये पूरा पैक हो जाता है, लेकिन इसको पूरा पैक नहीं किया जाता है। क्यों पैक नहीं किया जाता है? ये अनंत विस्तार का है, बहुत दूरी में, तो अनंत विस्तार के कारण हम नहीं निकालते हैं, थोड़े से के कारण निकालते हैं। आप चाहें तो अनंत के कारण भी निकाल सकते हैं, लेकिन है जो हम गासियन पृष्ठ लिए हैं बड़ा लेना पड़ेगा। तो गासियन पृष्ठ चादर से अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो याद रखिएगा गासियन पृष्ठ बेलनाकार, तार से निकालना है तभी भी बेलनाकार, और चादर के कारण निकालना है तभी भी बेलनाकार। अब कहेंगे काहे बेलनाकार ले रहे हैं? गासियन पृष्ठ तो कैसों हो सकता है, घुमावदार कैसों, टेढ़ मेढ़ कैसों हो सकता है कि नहीं? हम आपको बताए थे कि गासियन सरफेस जो है, जिससे हम जिस कवर से आवेश को ढकेंगे उसका आकार फिक्स नहीं है, कैसनो हो सकता है, पचकल ढचकल कैसनो। तो यहाँ पे हम काहे कह रहे हैं बेलन बस लगाइए। देखिए बाबू, अगर यहाँ पे आप कैसों आकार लेकर के इसको घेर दिए ना, तो आप कैलकुलेशन करते करते अपना ज़िंदगी बिता देंगे, जल्दी कैलकुलेशन नहीं होगा। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आपके सिलेबस में बस यही दिया हुआ है, बेलन वाला। ठीक, अब आप चाहें तो यहाँ पे घनाभ लेकर के कीजिए, कोई भी गासियन पृष्ठ आप लेकर के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेशन हार्ड कर देगा, थोड़ा टफ कर देगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, बेलन ही लेते हैं। और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र निकलता है वो संपूर्ण चादर के कारण नहीं निकलता है। जितना में हम गासियन पृष्ठ बनाते हैं उतने में जितना आवेश है उसी आवेश के कारण यहाँ पे निकलता है विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो गासियन पृष्ठ बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, बेलनाकार बनाते हैं। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकलता है पूरे चादर के कारण नहीं निकलता है, जितना चादर को हम घेरे रहते हैं उसमें जितना आवेश होता है। जैसे इस एरिया में जितना आवेश है इसी को घेरे हैं, इस एरिया में जितना आवेश है इसी आवेश के कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद आपके बुक में दे दिया है, वैसे अगर कैलकुलेशन टफ होता, टफ मतलब है तो थोड़ा सा देना चाहिए इसको, नहीं तो इसको हटा ही देना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टेप वाइज सिखा रहा है तो अभी स्टेप वाइज सीखिए। थोड़ा सा और बेलन को मोटा कर देंगे तो और बड़े एरिया के आवेश के लिए निकल जाएगा। सभी आवेश के लिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं निकल रहा है, पूरे चादर के लिए नहीं निकल रहा है, जितना घेरे हैं उतने के कारण निकल रहा है। अभी समझ में आएगा कैसे। देखिए हम क्या करते हैं, तार था तो तार पे आवेश था, आवेश को पैक करना है गासियन सरफेस बना के। कंडीशन क्या क्या था पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि कभी भी अगर गासियन सरफेस बनाइएगा विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दो चीज ध्यान रखिएगा कि जो आवेश है गासियन पृष्ठ के एकदम सेंटर में होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए। यहाँ पे भी तार के लिए आप बनाए थे तो ये तार जो था एकदम बेलन के सेंटर में था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज क्या ध्यान रखेंगे कि जिस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना हो वो बिंदु जो है गासियन पृष्ठ पे कहीं चिपका हुआ होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए, गासियन पृष्ठ पे होना चाहिए। ठीक, समझ में आया? तो कोई भी बिंदु अगर आप लेंगे तो वो गासियन पृष्ठ पे, गासियन पृष्ठ से सटा हुआ होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। दो चीजें क्या क्या, आवेश गासियन पृष्ठ के एकदम केंद्र में, सेंटर में होना चाहिए, और जिस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है वो बिंदु गासियन पृष्ठ पर होना चाहिए, बस। और कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, कोई झमेला नहीं। दो चीज ध्यान रखना था। हमने यही दो चीज ध्यान रखते हुए क्या किया, हम जानते हैं कि हम इस पूरे चादर के कारण अभी नहीं निकाल पाएंगे विद्युत क्षेत्र। काहे से कि हम इतना इंटेलिजेंट नहीं हुए हैं, हमको अभी स्टेप वाइज सीखना है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में तो नहीं है पूरे चादर के कारण, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा चादर का जो है थोड़ा सा एरिया लेंगे, और थोड़े से एरिया मतलब देखिए इस चादर के कारण हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, हम गासियन पृष्ठ लेंगे। गासियन पृष्ठ कैसा लेंगे, तो गासियन पृष्ठ यहाँ पे भी बेलनाकार लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो। बेलनाकार लेंगे, बेलन को दो भाग में काट देंगे। क्या करेंगे, दो भाग में काट देंगे, एकदम बीचे में से, एकदम बीचे में से। इधर का लंबाई भी बराबर, इधर का भी लंबाई बराबर। ये बेलन है, एकदम बीचे में से काट दिए, इधर का लंबाई बराबर, इधर का लंबाई बराबर। दोनों को ले गए और ये चादर जो है दोनों ओर से, चादर के दोनों तरफ से एक एक को चिपका दिए बेलन को। समझ रहे हैं, ऐसे ही बना है, दोनों तरफ से एक एक बेलन को चादर पे चिपका दिए। अब ये चादर पे जहाँ बेलन लगा हुआ है, जहाँ बेलन चिपक गया है, वहाँ का आवेश पैक हो गया कि नहीं। तो जितना कवर कर रहा है ये बेलन एरिया, जितना कवर कर रहा है वहाँ का आवेश पैक हो गया, मतलब ढक गया, मतलब गासियन पृष्ठ से बद्ध हो गया।
गासियन पृष्ठ के अंदर चला गया। तो इसी गासियन पृष्ठ के जो अंदर चला गया आवेश, उसी के कारण यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। समझ में आया? तो गासियन पृष्ठ के अंदर आवेश चला गया, अब हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। चलिए निकालते हैं। अब कुछ नहीं, यहाँ पे इधर आधा बेलन था, इधर आधा बेलन। यहाँ पे अगर बेलन की लंबाई r है तो इधर भी बेलन की लंबाई कितना होगा? r होगा। काहे कैसे कि हम दोनों बेलन को एकदम बीचे में से काटे थे, तो दोनों टुकड़वा तो बराबर ही मिलेगा। इधर का टुकड़वा अगर r लंबाई का है तो इधरियों का तो टुकड़वा r लंबाई का होगा। r लंबाई हम मान लिए, ठीक, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब क्या करते हैं, अब हम इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। पहला क्या हमारा, देखिए इस बिंदु पे निकालना है हमको, यहाँ पे भी हमको विद्युत क्षेत्र का मान मालूम होना चाहिए। कैसे कि दोनों बिंदु बराबर दूरी पे है, चादर एकदम बीचे में है, बेलन दोनों तरफ का बेलन बराबर है, यानी दोनों बिंदु यहाँ पे बराबर दूरी पे है, ठीक। ये बिंदु भी दूरी r है और इसकी भी दूरी चादर से r है। यहाँ पे इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। काहे इधर होगी? देखिए ये चादर जो है ना, चादर, इसके दो पृष्ठ है, एक इधर वाला पृष्ठ और एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दोनों तरफ का पृष्ठ, और दोनों तरफ आवेश फैला हुआ है। ये नहीं कि कहीं तरफ आवेश को फैला दिया, ऐसा नहीं होता है। दोनों तरफ आवेश फैला हुआ है। दोनों तरफ अगर आवेश फैला हुआ है तो इधर के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी इस बिंदु पे, और इधर के आवेश के कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, ठीक। तो इन दोनों बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम चाहिए हमको, ठीक। अब हम पहला फार्मूला लगाते हैं विद्युत फ्लक्स का। इसको मान लेते हैं हम S1 सरफेस, S1, और इसको मान लेते हैं S2। अब कौन सा सरफेस बचा? अब कौन सा सरफेस बचा? तो ही कर्व सरफेस बचा। इस पूरे कर्व सरफेस को हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं S3, और इधर वाले कर्व यानी गोल वाले सरफेस को हम मान लेते हैं S4। कोई दिक्कत है? नहीं। कैसे कि हमको संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए होता है, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो हम सगरू एक पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकाल के जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निकल जाएगा, है कि नहीं? एक पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और जोड़ देंगे, खत्म बात, यही होना है। अब देखिए, अब होता क्या है, यहाँ पे ई की दिशा इधर है, ई की दिशा इधर है। हम फार्मूला क्या लगाते हैं? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या लगाते हैं? ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सरफेस के कारण निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो सरफेस है, यहाँ पे हम छोटा सा एरिया लेते हैं, डी ए। हम कहीं भी लेंगे तो छोटा सा एरिया लेंगे, डी एस मान लीजिए, DS1, मतलब कि ये S1 सरफेस का छोटकू सा एरिया है, छोटकू सा क्षेत्रफल हम लिए हैं, पूरा क्षेत्रफल नहीं। छोटे से क्षेत्रफल के कारण अगर हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं तो संपूर्ण के कारण निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी हम छोटकू सा एरिया ले लिए, छोटकू सा एरिया के कारण हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है। यहाँ पे भी हम DS2 ले लिए, DS2, ठीक। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल लिए DS3, यहाँ पे भी छोटा सा क्षेत्रफल लिए DS4। तो छोटे छोटे क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और हम संपूर्ण पृष्ठ का निकाल लेंगे समाकलन करके। तो यहाँ से ऐसे हम निकाले, ठीक। अब क्या किए, देखिए हम ये फार्मूला लगाए। पहला फार्मूला ये लगता है, फिर गॉस का नियम लगता है, फाई बराबर Q/ε0। अब यहाँ पे इस सरफेस पे कितना चार्ज फैला हुआ है? Q चार्ज। हम मान लेते हैं ये पूरा सरफेस जो है, यहाँ का जितना हम चार्ज घेरे हुए हैं, ये सरफेस यस है। अभी समझिए, देखिए पहले हमको लगाना क्या है, ई ए कॉस थीटा और गॉस का नियम। पहले अगर ये लगाएं फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा इसके लिए लगाइए, इसके लिए लगाइए, इस कर्व क्षेत्रफल के लिए, इस कर्व क्षेत्रफल के लिए, सबके लिए लगाना पड़ेगा। देखिए पहले हम लगाते हैं S3 और S4 के लिए, S3 और S4। देखिए S4 और S3 के लिए जो दिशा है वो इधर है, DS की दिशा किधर है बाबू? एकदम ऊपर की तरफ। और विद्युत क्षेत्र की दिशा तो पहले से हम जानते हैं इधर है। तो ये इन दोनों के लिए थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे भी ये S की दिशा, S4 की दिशा इधर है, DS4 की दिशा ऊपर की तरफ है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ई। तो यहाँ पे भी थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री।
हो गया कि नहीं हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम थीटा मालूम कर लें। अब क्या करते हैं, थीटा मालूम कर लिए तो फाई बराबर होता है ई और यहाँ पे ds3 और कॉस थीटा हम कहाँ पे, थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0, इसलिए फाई जो इसको फाई 3 हम मान लेते हैं, कैसे कि तीसरे सरफेस के कारण निकाल रहे हैं। तो डी फाई थ्री मतलब छोटा सा विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। छोटे से क्षेत्रफल के कारण छोटा सा ही तो विद्युत फ्लक्स होगा, कम क्षेत्रफल है कम विद्युत फ्लक्स मतलब डी लगा देते हैं, छोटा सा जहाँ आएगा वहाँ पे डी लगा देंगे, जहाँ पे ई और ds3 और गुणे 0, इस सब हो गया 0, डी फाई 3 का मान कितना हो गया 0, मतलब इस सरफेस से ये कर्व जो सरफेस है इस सरफेस से एक भी विद्युत फ्लक्स पास नहीं करेगा। इधर वाला जो कर्व सरफेस है यहाँ पे भी cos 90 है और cos 90 का मान होता है 0, तो यहाँ के भी कर्व सरफेस से एक भी विद्युत फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक समझ में आया। तो यहाँ पे तो विद्युत फ्लक्स पास होने वाला नहीं है। अब इन दोनों कर्व सरफेस का झमेला छोड़ देते हैं, कहाँ से कि इससे कोई विद्युत फ्लक्स नहीं निकल रहा है। अब बस ये दोनों एरिया का जो चपटा होता है इससे विद्युत फ्लक्स निकलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे पहले एक चीज समझिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होता है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं पहले से। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हम पृष्ठ लिए हैं गासियन पृष्ठ, ये गासियन पृष्ठ जो है ये चादर पे एस क्षेत्रफल कवर कर रहा है। कितना क्षेत्रफल बाबू, एस क्षेत्रफल कवर कर रहा है। अब ये एस क्षेत्रफल कवर कर रहा है, इस पूरे पे कितना आवेश है, क्यू आवेश है। इस पूरे पे कितना आवेश है, क्यू आवेश है। देखिए इस पूरे पे मत मानिए जितना हम कवर किए हैं क्षेत्रफल उसमें क्यू आवेश है। ठीक, ये गासियन पृष्ठ से जितना कवर किए हैं क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल में कितना आवेश है, क्यू आवेश है। इस क्षेत्रफल में कितना आवेश है, क्यू है। समझिएगा ध्यान से, जो गासियन पृष्ठ से हम कवर किए हैं, जो गासियन पृष्ठ से हम आवेश को ढके हैं उस आवेश का मान कितना है, क्यू है, मान लेते हैं क्यू कूलाम आवेश है। इस क्षेत्रफल में क्यू कूलाम आवेश हम कहे, हमको अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम किस में निकालेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में निकालेंगे, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व के। अब इस क्षेत्रफल में क्यू आवेश, इसलिए हम कहे एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश बाबू, तो क्यू बटा एस आवेश। और एकांक क्षेत्रफल में मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको दिखाते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, क्यू बटा एप्सिलॉन 0, क्यू बटा एस। इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए उतना डिटेल से नहीं बता रहे हैं। एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश फैला होता है उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो उसको किससे दिखाते हैं, सिग्मा से, क्यू बाई एस हो गया। ठीक, चलिए अब हम पता कर लिए कि Q बाई एस ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर हमको आवेश मालूम करना हो इस सरफेस में कितना आवेश है तो Q का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। Q बराबर एस इधर बगे में इधर जाएगा गुणे में, तो सिग्मा इंटू एस, ये हमारा Q का मान निकल गया। ठीक, तो Q का मान ऊपर आप लिख लीजिए, Q का मान कितना आ गया, सिग्मा इंटू एस। अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा इसीलिए अभी निकाले हम। क्यू मतलब आवेश, इसमें कितना आवेश फैला हुआ है, तो सिग्मा इंटू एस। सिग्मा क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा है। तो एस क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा देखिए, अगर मालूम हो कि एगो मिठाई का दाम 10 रुपया है तो 10 गो मिठाई का दाम 10 दाम है 100। वैसे ही अगर मालूम है कि एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा आवेश है तो एस क्षेत्रफल में कितना आवेश, तो एस गुणे सिग्मा, वही हुआ है। तो क्यू जो है एस गुणे सिग्मा के बराबर। हम निकाल लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब चलिए हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। पहला हम फार्मूला लगाते हैं फ्लक्स का, फाई S1 के लिए निकालते हैं, S1। लेकिन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, छोटे से क्षेत्रफल के कारण निकाल रहे हैं, छोटकू क्षेत्रफल के कारण। छोटकू क्षेत्रफल के कारण छोटा सा ही फ्लक्स निकलेगा, छोटका फ्लक्स निकलेगा, इसलिए आगे लगा देंगे डी का मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक, तो यहाँ पे सूक्ष्म छोटा सा फ्लक्स निकला, छोटा सा फ्लक्स कितना हुआ, फाई S1। और फाई S1 जो है डी फाई S1 ये कितना आएगा, तो यहाँ पे होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक, यही फार्मूला हम लगा रहे हैं। ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान तो हर जगह यहाँ पे समान है, कैसे कि दूरी लिमिट लिए हैं r, तो यहाँ पे क्या है
कहीं भी सरफेस लेंगे यहाँ से दूरी आर ही होगा, तो आर है इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान समान है। ठीक, ए और उसके बाद ए हो गया, ए कितना, ए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना लिया है डी इंटू एस। और कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पे, थीटा का मान देखिए डी एस, यानी क्षेत्रफल भी इधर ये है, क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल सदिश मतलब क्षेत्रफल के लंबवत जो भी दिशा आएगा वही क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल ऐसे है, इसके लंबवत दिशा ऐसे। ठीक, तो क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही है, विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही है, तो दोनों का जो दिशा एक ही है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस थीटा 0 डिग्री होगा। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो डी फाई S1 बराबर कितना हो गया, ई इंटू डी एस, डी एस 1, और कॉस 0 का मान 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी फाई S1 हमको मालूम चल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। क्या समाकलन करेंगे, कैसे कि छोटकू सा फ्लक्स निकालें, छोटे से क्षेत्रफल के कारण छोटा सा ही फ्लक्स निकला है, अब इस पूरे क्षेत्रफल के कारण, पूरे S1 क्षेत्रफल के कारण अब हम फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। ठीक, समाकलन करेंगे तो क्या होगा, डी फाई S1 बराबर समाकलन ई डी S1। ठीक, समाकलन किए तो ये समाकलन करेंगे तो डी, जो डी है ये हट जाएगा, कहाँ से कि अब इस पूरे क्षेत्रफल के कारण, बड़े से क्षेत्रफल के कारण फ्लक्स जो है बड़ा आएगा, तो फाई S1 कितना आ गया। तो ये ई जो है विद्युत क्षेत्र तो कहीं बदल नहीं रहा है, जो नहीं बदलता है कांस्टेंट होता है तो उसका समाकलन नहीं होता है, जो भी कांस्टेंट है उसका समाकलन नहीं, समाकलन से बाहर आ जाता है। डी S1 सरफेस चूंकि बदल रहा है, सरफेस छोटा सा है उससे बड़ा किए हैं तो बदल रहा है, तो डी S1 यहाँ पे फाई S1 कितना आ जाएगा बाबू, फाई S1 ई और डी S1 पूरा कितना है S1, यहाँ पे S1 लिख दीजिए। अब ये S1 और S2 दोनों बराबर हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम देख ले तो S1 और S2 दोनों बराबर हैं, अभी देखा जाएगा कैसे। देखिए यहाँ पे फाई S1 और फाई S1 कितना आ गया, ई इंटू एस, यहाँ पे भी वैसे ही निकालेंगे तो फाई S2 कितना आ जाएगा बाबू, फाई S2 भी आ जाएगा कितना, ई S2 कितना आ जाएगा, ई S2 आप निकाल के देख लीजिएगा, जैसे इसको निकाले हैं वैसे ही यहाँ पे भी ये निकल जाएगा। फाई S1 कितना आया है, तो ई इंटू S1, फाई S2 कितना आएगा, ई इंटू S2। ठीक, ऐसे ही निकाला जाता है S2 सरफेस के कारण। अब अगर देखा जाए तो ये अगर बेलन है तो मार्कर का ये जो, अगर देखा जाए तो हल्का से तो ये पतला किया हुआ है वैसे, लेकिन अगर ये काटा रहता मार्कर तो ये जो वृत्त बनता वो बराबर इसके होता कि नहीं होता, कैसे कि बेलन एक समान मोटाई का है, तो जब एक समान मोटाई का ये बेलन है तो ये S1 और S2 कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, S1 बराबर S2, मतलब ये सरफेस और ये सरफेस दोनों बराबर है, दोनों सरफेस बराबर है, तो S1 बराबर S2 बराबर हम S मान लेते हैं। ठीक, अब ये फाई S2 भी कितना हो गया, अब फाई S1 बराबर फाई S2 बराबर कितना हो गया, E इंटू एस, एस हम पूरा इस सरफेस को S मान लीजिए। ठीक, इस सरफेस को S मान लिए, इसको भी S मान लिए, तो फाई S1 बराबर S2, मतलब दोनों का फ्लक्स जो है बराबर है कितना, E इंटू एस के। ये हम फ्लक्स निकाल लिए, कौन से, इस सरफेस के कारण, इस सरफेस के कारण। अब दोनों सरफेस का फ्लक्स हम जोड़ देंगे, इसके कारण कितना फ्लक्स है, इसके कारण कितना फ्लक्स है, काहे कैसे कि जो गॉस का नियम लगाएंगे ना, तो गॉस का नियम संपूर्ण पृष्ठ के लिए लगता है, तो इसके कारण तो 0, इसके कारण 0, 0 0 मिलके 0, इसके कारण कुछ फ्लक्स है, इसके कारण कुछ फ्लक्स है, जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकल जाएगा। तो जो पूरा फाई है, फाई कितना आएगा बाबू, फाई S1 प्लस फाई S2, यही है ना, फाई S1 प्लस फाई S2, तो फाई बराबर फाई S1 और S2 दोनों बराबर है, E इंटू एस प्लस E इंटू एस। ठीक, फाई कितना आ गया बाबू, 2E इंटू एस, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, जो फ्लक्स है फाई वो कितना हो गया, 2E इंटू एस हो गया, इसके कारण कितना फ्लक्स है, इसके कारण कितना फ्लक्स है, जोड़ दिए, बस वही संपूर्ण पृष्ठ के कारण फ्लक्स आ गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से फाई कितना आएगा, तो Q बाई एप्सिलॉन 0, गॉस का नियम क्या होता है, फाई बराबर Q बटा में एप्सिलॉन 0,
Q का मतलब आवेश, इस पृष्ठ पे कितना आवेश अभी निकाले हैं, Q का मान सिग्मा इंटू एस, तो Q का मान रख दिए सिग्मा इंटू एस, और बटा में क्या रहता है, बटा में यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो। समीकरण नंबर 2। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, देखिए फाई फाई दोनों बराबर है, यानी राइट साइड का भी बराबर होगा, लेफ्ट साइड का अगर बराबर है तो राइट साइड का भी बराबर होगा। 2 इंटू एस बराबर सिग्मा एस बटा में एप्सिलॉन जीरो, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर हो गया। अब एस से एस इधर से मर जाएगा, कैसे मर जाएगा, देखिए हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, ई निकालना है, विद्युत क्षेत्र को एक तरफ रखिए, ये गुणे में है, ये गुणे में, भगे में भेजिए, सिग्मा इंटू एस बटा में एप्सिलॉन जीरो, और 2 भी इधर आया और एस भी इधर आया, नीचे ऊपर से नीचे आया तो भगे में चला गया, एस से एस मर गया, ठीक। यहाँ पे क्या आया, ई विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, यही हमारा आता है एक सरफेस के कारण। किसी, देखिए ये जो चादर है इसका एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर, एक सरफेस के कारण इस बिंदु पे विद्युत फ्लक्स कितना, विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन जीरो। तो एक सरफेस के कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, तो ये गॉस के नियम की सहायता से निकाला जाता है। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। कैसे निकाले, तो देखिए कुछ नहीं करते हैं, जिसके कारण भी निकालना है उसको गासियन सरफेस से घेर देंगे। गासियन सरफेस यहाँ पे कैसा लेंगे, बेलनाकार लेंगे, काहे से कैलकुलेशन आसान करना है, जितने आवेश के कारण निकालना है उतने आवेश को गासियन सरफेस से बंद कर देंगे बस, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालने के बाद आवेश का मान निकालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में। यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व आ गया कि नहीं, तो उसके पदों में होगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में हम आवेश का मान निकाल लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या करते हैं, तो हम अब क्या करेंगे, पहला फार्मूला जो सामान्य फार्मूला है फ्लक्स निकालने का, फाई बराबर ई इंटू ई कॉस थीटा, ये लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, गास का नियम लगाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ का हम फ्लक्स निकालते हैं, चाहे सिंपल फार्मूले से निकालें और चाहे गास के नियम से। पूरा जो हम गासियन सरफेस बनाए हैं उस पूरे संपूर्ण गासियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसको हम निकालते हैं। तो उसको हम निकाल लिए, इससे भी निकाले, इससे भी निकाले, दोनों बराबर ही आएगा, कैसे कि दोनों नियम सही है, तो दोनों बराबर आएगा, दोनों को बराबर करके काटा पीटी करके हम क्या किए, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकाल दी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, किस बिंदु पे, इस बिंदु पे भी उतना ही है, इस बिंदु पे भी उतना ही है, बस दिशा अलग है, इस बिंदु पे इस तरफ दिशा है, इस बिंदु पे इस तरफ दिशा है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, इस पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, मतलब कि एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, वही है सिग्मा। एकांक 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितना आवेश है, कितना कूलम आवेश है, उसी को हम सिग्मा बोलते हैं, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो ऐसा है कि ये चीज़ें आप समझे होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम गोले के कारण, खोखले गोले के कारण, ठोस गोले के कारण, अचालक और चालक गोले के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आशा है कि आप ये चीज़ें समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।